नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यह हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम एक बहुत अच्छी चीजें समझ रहे हैं और काफी चीजें हो सकता है हमें मालूम है, लेकिन हो सकता है हम कुछ नई चीजें भी समझ रहे हैं। और वो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमें ये भी एक चीज एक उसको कहें, हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि जो हम एक घर में बैठे एक बाजार जाते हैं और एक कोई भी फल सब्जी लेकर आ जाते हैं, या अगर कोई भी और खाद्य पदार्थ है, दालें आटे लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो कितनी क्रियाओं से गुजरते हैं, वो किस प्रकार उगती हैं, उसको भी हमें मालूम होना चाहिए। तभी हम उनकी वैल्यू करना सीखेंगे, है या नहीं है। और किसान कितनी मेहनत करता है, ये पाठ को पढ़ने से अब हमें और ज्यादा एक समझ में आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? लगता है ना किसान मेहनत करता है। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम और आगे समझने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक समझ लिया है, कोई फसल जब की पैदावार होती है तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ऐसे हम एक जो एक बुआई होती है, जो बीज है, उसका हमें एक चयन करना होता है और वो किस प्रकार मिट्टी में मिलाया जाता है। और जब हम उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, जब हम बुआई की क्रिया में चल रहे हैं, तो हमें कितना ध्यान रखना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर रहे, वो एक साथ एक जगह बीज नहीं मिले, वो प्रॉपर मिट्टी से ढक जाए, जैसे और जो मवेशी हैं या किसी और कारण से वो नष्ट नहीं हो। हमें कितना ध्यान रखना है। लेकिन अभी यहीं पर काम पूरा नहीं हो रहा है। अब आगे का देखते हैं कि ये तो भी हमने एक बीज बोए हैं, आगे उसमें कैसे वो एक उसमें ग्रोथ होगी, वो कैसे एक फसल रूप में जमीन से बाहर आएंगे। तो उस क्रिया को समझने के लिए हम देखते हैं, जब हम एक पूरी फसल को उगाने का समझ रहे हैं, तो उसमें आज हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब आप देख रहे हैं हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, खाद एवं उर्वरक। हाँ, दोनों डिफरेंट है। उनमें डिफरेंस क्या है वो आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, रेडी विद योर बुक्स? वेरी गुड। अब हम देखते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में, ये कैसे मिलाते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आज हम समझेंगे। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो ये आप मार्क कर लीजिए, ये इसकी परिभाषा हो गई है। ठीक है, अब हम चलिए, ये अभी हम बाद में बात करेंगे इसकी, लेकिन हम आगे चल रहे हैं अभी, है ना। तो ये जो है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये हम जानते हैं। तभी हमने जो पहला प्रोसेस देखा था कि मिट्टी को हमने क्या करा था, उसको एक बहुत ही खोखला सा बनाया था और हमने कोशिश ये करी थी कि उसमें खूब एक एरेशन रहे, उसमें हवा खूब अच्छी तरीके से आती रहे और एक मिट्टी एक जो जितने खनिज लवण हैं वो पौधे को दे सके आसानी से, कि जड़ें उसके अंदर उतनी गहरी जा सके कि उसमें से पोषक तत्व ले पाए। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये हमें मालूम है। अब मिट्टी को वो कैसे मिल रहे हैं, इसको समझते हैं। ये जो पोषक जो होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है बताएं? क्योंकि ये जो पोषक हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर मिट्टी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारी पौधे की वृद्धि एक ठीक से नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये जो पोषक तत्व क्यों समय समय पर मिलाने चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत सी जगह क्या होता है, किसान एक के बाद दूसरी फसल को उगाता है, क्योंकि भैया उससे ही उसका भरण पोषण होना है। तो वो जितनी फसल उगाएगा, जितना बेचेगा, उसको उतना ही एक उसकी इनकम होगी, उसका काम चलेगा। तो क्या होता है, लगातार आप उस मिट्टी में फसल पे फसल उगाए जा रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। और और ये हम देखते हैं कि अगर हम थोड़े समय के लिए अगर खेत में कुछ नहीं उगाएं, तो उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे।
लेकिन लगातार उगाने से उनमें वो जो खनिज लवण है उनकी कम जो है वो पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो लगातार फसल, यहाँ पे ये आप मार्क कर लीजिए, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। और इस क्षति को पूरा करने के लिए हमें क्या होता है, खेतों में हमें खाद देते हैं। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों को में खाद दी जाती है। और ये जो प्रक्रम होता है इसे कहते हैं खाद देना। और खाद देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर प्रॉपर खाद नहीं दी जाएगी तो जो पौधे उसमें हो रहे हैं वो उनमें उतने एक न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, खनिज लवण नहीं जाएंगे और वो पौधा कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लगातार पौधों की जो उगाई से जो मिट्टी में जो एक कमी हो रही है पोषक तत्वों की, उनको पूरा करने के लिए हम खाद देते हैं। खाद क्या है? ये एक जैविक पदार्थ है। तो देखिए अभी हम जो बात आज कर रहे हैं वो खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे। अभी जो इस समय जो अटेंशन दे रहे हैं हम खाद पर दे रहे हैं। तो खाद क्या है? ये उर्वरक पदार्थ है और जो कि पौधों, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, तो यह जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। मैं कुछ आपको नोट्स भी दूंगी, लेकिन अभी आप अपनी बुक में ये मार्क कर लीजिए। और ये क्या करता है किसान, इसमें क्या करता है, वो पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में और इसका अपघटन करने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। इस प्रकार खाद बनती है। कि आप जितना भी आपका जो सूखे पत्तियां हैं, आपके सूखे पौधे हैं, आपको याद होगा मैंने बिल्कुल जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तब आपको बताया था कि हमारा जो वेट वेस्ट होता है, जो किचन से जो हमारे छिलके निकले हैं, हमारा जो एक हम उस खाद्य कोई हमारी ऐसी चीज है जिसको हम नहीं खा रहे हैं, वो खराब हो गई है, ब्रेड खराब हो गई है, कुछ ऐसी चीज है, वो सब हम, वो जो किसान होता है वो एक गड्ढे में डालता चला जाता है। और इस प्रकार वो एक जो खाद है बनाता है, या इंग्लिश में हम इसको कंपोस्ट भी बोलते हैं। और इसका क्या होता है, ये थोड़े समय में इसका अपघटन होने लग जाता है। और वो जो अपघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस पर कार्य करते हैं, उनसे अपना वो एक पोषण लेते हैं। लेकिन काफी कुछ को वो एक उनको एक सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो या आप चाहें आप घर पर भी ये कंपोस्ट बना सकते हैं अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं। किचन का जितना भी आपका छिलके निकल रहे हैं कुछ है, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर और आप एक किसी कंटेनर में रखते चले जाएं, थोड़े टाइम में आप देखेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा छिलका क्या है, सब काले से एकदम एक मिट्टी के रूप में वैसे हो जाते हैं। उसमें थोड़ी सी आप मिट्टी मिला दीजिए और जितने सूखे पत्तियां हैं सब कुछ करें, तो आप इस प्रकार घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये किसान भी इस प्रकार ये क्रिया करता है। तो अपघटित जो पदार्थ होता है ये खाद के रूप में उपयोग में आता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर अपने अंडरलाइन कर लीजिए कि जब जब आप इसको रिवाइज करेंगे, जब आप बुक खोलेंगे, ये अंडरलाइन पॉइंट्स आपको सामने आएंगे, तो आपको एक आसानी होगी समझने में। तो ये आपको जैसे बताया गया कि हम ये पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो हम जो, जैसे मैं कभी आपसे कह रही थी ना कंपोस्ट बनाना, तो हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में हम पढ़ चुके हैं। और ये केचुआ अगर हम देखें, ये बहुत एक हमारे लिए एक ये जो एक खाद बनाने में ये बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट कहा है कि आप ये 3 आप वो ले लीजिए गमले और ABC, और उसमें थोड़े बीज डालें। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आपका गमला आपने ग्लास जो लिया है, पहले ग्लास में का है, क्योंकि बीज पहले हम कहते हैं थोड़ी मिट्टी में डालें, जब उसमें से हमें लगता है अंकुरण होने लग गया है, पत्तियां निकलने लग गई हैं, तो हम उसको गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो इसमें क्या करें, ग्लास ए में क्या है, हमने उसमें थोड़ी गोबर की खाद डाली है। ग्लास बी में हमने क्या करा है, समान मात्रा में मिट्टी और हमने थोड़ा सा उसमें यूरिया डाला है। और ग्लास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो हम ये देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद जब हम ए बी सी को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे बेस्ट जो एक पौधे में डेवलपमेंट हुआ है वो बी में हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे हम ये क्या देखेंगे कि ए और बी में जो है उसमें एक हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, अच्छा सी में नहीं मिला है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसमें ना तो हमने कुछ खाद मिलाई, ना हमने कुछ यूरिया मिलाया। तो इस कारण क्या हुआ कि सी में जो वृद्धि है वो कम हुई है और ए और बी में हमें एक उससे बेटर वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि ये जो है, तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा एक जो हमने ये जो खाद मिलाई है, जो जिसमें हमने गोबर की खाद मिलाई है, जिसमें हमने थोड़ा यूरिया मिलाया है और जिसमें हमने खाली मिट्टी रखी है, तो हर प्लांट का एक हमें डिफरेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो अब हम ये देखते हैं कि जो उर्वरक होते हैं, अभी हमने खाद की बात करी है, तो अब जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ हैं और ये जो होते हैं ये विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये खाद और उर्वरक ये दो क्यों डिफरेंट वे में हम बोल रहे हैं। तो ये जो उर्वरक होते हैं ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इनके जो नाम है वो आ गए आपके, ये आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए कि उर्वरक के नाम आ गए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम एंड सॉरी पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ये इनके सिंबल्स भी हैं, आप केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये इसलिए जो खाद जो है वो हमने एक घर का जो हमारा एक घर के जो वेस्ट है, जो हमारे खेतों के जो वेस्ट है उससे बना रहे हैं, लेकिन उर्वरक ये रासायनिक रूप में बना रहे हैं और इनके हम अलग अलग नाम भी पढ़ेंगे। लेकिन खाद में हम कोई भी नाम नहीं आता, वो सिंपल खाद या कंपोस्ट उसे बोलते हैं। तो इनके प्रयोग से क्या होता है कि किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों में एक अच्छी उपज प्राप्त होती है। लेकिन जो और एक हम जब हम कह रहे हैं खाद और उर्वरक, तो उसमें कुछ अगर हमें अच्छी चीज मिल रही है तो कहीं से कुछ हमें नुकसान भी हो रहा है। तो उर्वरक से क्या होता है, ये जो उर्वरकों के जो अगर हम अत्यधिक उपयोग से करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। मिट्टी में एक नेचुरल प्रोसेस नहीं चलता है, इसलिए उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आ जाती है। और ये जो हमारे जो उर्वरक है ये जल प्रदूषण का भी स्रोत है। क्योंकि ये कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि वो जो उर्वरक है ये क्या है, ये केमिकल्स है। और ये जब हम खेतों में पानी दे रहे हैं तो काफी कुछ पानी क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कुछ बह भी चला जाता है। तो और उस पानी में ये जो हमारे उर्वरक है जो हमारे हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो फास्फोरस है ये सब ये पानी में मिक्स होके, और ये पानी जब किसी जल स्रोत में मिल जाता है, चाहे तालाब हो चाहे नदी हो, तो वो उस पानी में भी ये चीजें पहुंच जाती हैं, ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं और इस प्रकार जल प्रदूषण होता है। तो इसलिए क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि ये जो जैविक है अगर ये पानी में बहता हुआ भी जा रहा है तो किसी प्रकार का कोई एक नुकसान या कुछ उसका एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। और दूसरा, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी बनानी रखनी है
तो 2 फसलों के बीच में खेत में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार हम अपनी जो मिट्टी की जो एक अपनी फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हम जैविक खाद का प्रयोग करें और हम थोड़ा सा एक गैप रखें अपनी जो हम फसल उगा रहे हैं उसमें, कि उसकी उर्वरता बनी रहे। तो आजकल जैसे आप सुन रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड यही है कि आप में उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं मिलाए जा रहे हैं, उनमें हम जैविक खाद मिला रहे हैं। तो इसलिए वो महंगे हो रहे हैं क्योंकि ये कम है, लोग जल्दी उगाने के चक्कर में हमारे क्या होता है, ये एक फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए हम इनका ये जो है आपके, तो जो फर्टिलाइजर मैं बोल रही हूँ इसका अर्थ है उर्वरक। ठीक है। तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी एक वृद्धि होती है। तो ये खाद का क्या क्या उसके रोल है, तो ये नोट कर लीजिए कि जो मिट्टी के गठन और जल अवशोषण, इसलिए हम खाद डालते हैं, और जल अवशोषण की क्षमता में अगर वृद्धि होगी तो जल के साथ बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और यही जल जब पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट्स को पहुंचते हैं, और इस प्रकार सारे मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है। और इसका दूसरा, जैसा हम एक उसको जो हमारी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए दूसरा जो हमने पढ़ा है वो है फसल चक्रण। और इसमें ये जो फसल चक्रण की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लीजिए कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। तो मीन्स पहले एक फसल उगाई फिर दूसरे प्रकार की उगाई, क्योंकि इसका कारण क्या है मालूम है आपको? इसका कारण यह है कि एक फसल एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को लेती है, तो जब हम दूसरी फसल करेंगे तो वो दूसरे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को लेगी, तो जो पहले जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी, है ना? तो इसलिए हमें एक साइकिल चलानी चाहिए, और इसलिए उत्तर भारत में क्या होता है, फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते हैं तथा गेहूं दूसरे ऋतु में। तो इस प्रकार से जो हम फलीदार एक सब्जियां उगाने का ये होता है कि इसमें फलीदार जब हम कोई सब्जी उगाते हैं तो उससे नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी परिपूर्ति होती है, क्योंकि फलीदार में एक स्पेशल जो फलीदार जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक स्पेशल बैक्टीरियम होता है, और वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में वो हेल्पफुल होता है। नाइट्रोबैक्टर उसे बोलते हैं। ये यहाँ पे देखिए यही है राइजोबियम, ये बैक्टीरिया होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये क्या होता है, ये जैसा मैं अभी बताई थी, ये जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जो फलीदार जो जड़ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और ये आप पहले जानते भी होंगे कि प्लांट्स जो हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने में एक सहायक होता है। तो यहाँ ये आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ये जितना आप मार्क कर लेंगे, इसको पढ़ेंगे, याद रख लेंगे, तो इस पे बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो बच्चों ये उर्वरक और खाद का ये एक डिफरेंस है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है, और जो खाद है ये प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से के विघटन से मिलता है। तो और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये खेतों में बनाई जाती है। ये मिट्टी को ये इसमें क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में।
और इसमें जो चौथा पॉइंट है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, ये हमें बहुत अच्छे मात्रा में मिलते हैं और ये हमें तुलनात्मक रूप में कम मिलते हैं तो खाद में। तो ये आपका पूरा चार्ट बना हुआ है, याद आपको करना है। तो इसको याद करने से अच्छा आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपके एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं खाद के लाभ देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए हमें जो खाद क्यों डालना चाहिए इसका ये आ रहा है रीजन। दूसरा है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मीन्स जो एयर का जो एक आपका जो एक एयर का अगर हम कहें एक प्रोसेस जो चलता है अंदर, जो एक उसको एयर को अंदर लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, और जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है, जीवाणु कुछ हमारे सारे नुकसान के लेकिन कुछ फायदे वाले भी होते हैं। तो जब हम वो खाद डालते हैं तो वो उसकी वजह से जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे मिट्टी में रहते हैं, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर हो जाता है। और इसमें वो एक कहें तो जो रूट्स है उनको होल्ड करने की उनमें उसमें क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर ये हमें जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको मार्क करवाए, लेकिन कुछ के मैंने नोट्स आपको दिखा रही हूँ, तो वो भी आप उससे भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता, तो यहाँ मैंने उस जो पॉइंट्स आपको लेकर मार्क करवाए थे उसको शॉर्ट में करा है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता है। इनके उपयोग से फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो जो हमने इसको शॉर्ट में इस टाइप से लिख सकते हैं। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति के उपाय, खाद का उपयोग, फसल चक्रण, दो फसलों के बीच में खेत में बिना कुछ उगाए छोड़ देना। तो फसल चक्रण वही कि हम एक बार एक टाइप की वो पौधा या एक उपज करें, फसल बोएं, और सेकंड टाइम दूसरी जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फलीदार हैं वो उगाए जाए। और उर्वरकों के उपयोग से नुकसान, के उर्वरकों से के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है, जल प्रदूषण का स्रोत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के, जो मैंने आपको एक ऐसे शॉर्ट में दिखाए हैं। तो ये और इनसे और इनका जो डिटेल है वो आपकी बुक में मार्क्ड है। तो आप दोनों को देखें, समझें, रिवाइज करें, और जितना आप रिवाइज करेंगे वो आपको लर्न हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। तो आप समझिए, याद रखिए, जैसे फिर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अगले सेशन में ये चैप्टर अभी और आगे देखेंगे, आगे और क्या क्या करना है जिससे हमारी फसल उगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।